मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। वह मेरे खिलाफ एक्शन ले रही है, पर इस पर मैं क्या कहूँ। ये सब दिल को छू लेने वाली बातें हमारे काम की नहीं हैं। इल्या पेत्रोविच ने रूखेपन से बीच में ही टोक दिया, तुम्हें लिख कर देना होगा, लेकिन तुम्हारे लव अफेयर्स और इन सब दुखद घटनाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जाओ, तुम बहुत कठोर हो। निकोडिम फेमोच ने बुदबुदाते हुए टेबल पर बैठते हुए और लिखना भी शुरू कर दिया। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। लिखो, हेड क्लर्क ने रस्कलोनिकोव से कहा। क्या लिखें? उसने रूखेपन से पूछा। मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। रस्कलोनिकोव को लगा कि उसकी बात के बाद हेड क्लर्क ने उसके साथ ज़्यादा लापरवाही और बेइज्जती से पेश आया, लेकिन अजीब बात है कि उसे अचानक किसी भी राय से कोई मतलब नहीं रहा और यह नफरत एक झटके में, एक पल में हुई। अगर उसने थोड़ा सोचा होता तो उसे सच में हैरानी होती। वह 1 मिनट पहले उनसे इस तरह बात कर सकता था, अपनी भावनाएं उन पर थोप सकता था, और ये भावनाएं कहाँ से आई हैं? अब अगर पूरा कमरा पुलिस ऑफिसर से नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी और प्यारे लोगों से भरा होता तो भी उसके पास उनके लिए एक भी इंसानी शब्द नहीं होता। उसका दिल इतना खाली था, एक उदास, हमेशा रहने वाला अकेलापन और दूरी का एहसास उसकी आत्मा में एहसास के तौर पर होने लगा। यह एलिया पेत्रोविच के सामने उसकी भावनाओं की कमी नहीं थी, न ही एलिया पेत्रोविच की उस पर जीत की कमी थी, जिसने उसके दिल में अचानक यह नफरत पैदा कर दी थी। ओह, अब उसे अपनी नीचता, इन सब छोटी मोटी घमंड ऑफिसर्स, जर्मन औरतों, कर्जों, पुलिस ऑफिसर से क्या लेना देना था। अगर उसे अब अगर उसे उसी पल जलाने से सजा सुनाई गई होती तो वह हिलता डुलता भी नहीं, शादी सजा को आखिर तक सुन पाता। उसके साथ कुछ बिल्कुल नया, अचानक और अनजान हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह समझ रहा था, लेकिन उसे पूरी तेजी से महसूस हो रहा था कि वह पुलिस ऑफिसर्स में इन लोगों को अपने हाल के गुस्से जैसे इमोशंस या किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपील नहीं कर सकता था। और अगर वे उसको अपने भाई बहन होते, न कि पुलिस ऑफिसर्स, तो ज़िंदगी के किसी भी हालत में उनसे अपील करना बिल्कुल भी नामुमकिन होता। उसने कभी ऐसा अजीब और भयानक एहसास महसूस नहीं किया था, और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला था वह एक सोच और आइडिया से ज़्यादा एक एहसास था, एक सीधा एहसास। अपनी ज़िंदगी में महसूस किए गए सभी एहसासों में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला। हेड क्लर्क ने उसे हमेशा की तरह डिक्लेरेशन लिखवाना शुरू कर दिया कि वह पेमेंट नहीं कर सकता, कि वह भविष्य में पेमेंट करने का वादा करता है, कि वह शहर नहीं छोड़ेगा, नहीं अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम लिख नहीं सकते, तुम मुश्किल से कलम पकड़ सकते हो। हेड क्लर्क ने रस्कलोनिकोव को उत्सुकता से देखा और कहा, क्या तुम बीमार हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आगे बढ़ो, बस इतना ही। इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हेड क्लर्क ने पेपर लिया और दूसरों को देखने के लिए मुड़ गया। रस्कलोनिकोव ने पेन वापस दे दिया, लेकिन उठकर जाने के बजाय उसने अपनी कोहनियाँ टेबल पर टिका दी और अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। उसे लगा कि जैसे उसकी खोपड़ी में कील ठोक दी गई हो। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि वह तुरंत उठे, निकोडियम फोमिच के पास जाए और उसे कल जो कुछ भी हुआ था सब बताए, और उसके साथ उसके रहने की जगह पर जाए और उसे कोने के छेद में रखी चीज़ें दिखाए। यह इच्छा इतनी तेज थी कि वह इसे करने के लिए अपनी सीट से उठ गया। क्या मुझे 1 मिनट सोचना नहीं चाहिए था? उसके दिमाग में यह बात कौंधी। नहीं, बेहतर होगा कि वह बिना सोचे समझे बोझ उतार फेंके। लेकिन अचानक वह वहीं जड़वत खड़ा हो गया। निकोडिम फेमिच इल्या पेत्रोविच से उत्सुकता से बात कर रहा था और उसके पास ये शब्द पहुंचे, यह नामुमकिन है कि वे दोनों रिहा हो जाएंगे। शुरू में तो पूरी कहानी ही उल्टी है। अगर यह उनका काम होता तो उन्होंने दरबान को क्यों बुलाया होता? अपने खिलाफ खबर देने के लिए, या अंधे के तौर पर? नहीं, यह बहुत चालाकी होती। इसके अलावा पेस्त्रो को स्टूडेंट को दरबानों और एक औरत दोनों के गेट पर देखा था। जब वह अंदर गया था वह तीनों दोस्त के साथ चल रहा था, जिन्होंने उसे गेट पर ही छोड़ दिया था, और अपने दोस्तों के सामने दरबानों से रास्ता पूछा। अब अगर वह ऐसे किसी सामान के साथ जा रहा होता तो क्या वह उसका रास्ता पूछता? क्या? जहाँ तक कोच की बात है, उसने नीचे चांदी के कारीगर के पास आधा घंटा बिताया, फिर वह बूढ़ी औरत के पास गया और उसने उसे ठीक है 7:45 छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, लेकिन माफ़ कीजिए, आप इस उल्टी बात को कैसे समझेंगे? वे खुद कहते हैं कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा बंद था। फिर भी
फिर भी 3 मिनट के बाद जब वे दरवाजे के पास गए तो पता चला कि दरवाज़ा खुला हुआ था। बस यही बात है कि कातिल ज़रूर वहीं रहा होगा और उसने खुद को बंद कर लिया होगा। और अगर कोच बेवकूफ़ न होता तो पोर्टर्स को भी ढूंढने न गया होता, तो वे उसे पक्का पकड़ लेते। उसने ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाकर नीचे उतरा होगा और किसी तरह उनसे बच निकला होगा। कोच बार बार क्रॉस बना रहा था। अगर मैं वहां होता तो वह बाहर कूद कर मुझे अपनी कुल्हाड़ी से मार डालता। वह थैंक्स गिविंग सर्विस करने वाला है। हाँ, हाँ। और किसी ने हत्यारे को नहीं देखा। हो सकता है कि वे उससे न देखें। यह घर तो रेगुलर नूह के जहाज जैसा है, हेड क्लर्क ने कहा जो सुन रहा था। यह साफ है, बिल्कुल साफ है, निकोडिम फोमिच ने गर्मजोशी से दोहराया। नहीं, यह बिल्कुल साफ नहीं है, इलिया पेट्रोविच ने कहा। रस्कुलोनिकोव ने अपनी टोपी उठाई और दरवाजे की तरफ चला, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब उसे होश आया कि उसने खुद को एक कुर्सी पर बैठा पाया जिसकी दाईं ओर कोई सहारा दे रहा था, जबकि बाईं ओर कोई कोई और खड़ा था। उसके हाथ में पीले पानी से भरा एक पीला गिलास था और निकोडिम फेमिच उसके सामने खड़ा था, उसे ध्यान से देख रहा था। वह कुर्सी से उठ गया। यह क्या है? क्या आप बीमार हैं? नोकोदिम फोमिच ने कुछ तीखेपन से पूछा। जब वह साइन कर रहा था तो वह मुश्किल से अपना पेन पकड़ पा रहा था, हेड क्लर्क ने कहा अपनी जगह पर वापस बैठते हुए, और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। क्या आप बहुत दिनों से बीमार हैं? इलिया पेट्रोविच ने अपनी जगह से चिल्लाया, जहां वह भी कागज देख रहा था। वह बीमार आदमी को देखने गया गया था। अब वह बेहोश हो गया था, लेकिन अब वह ठीक हो गया तो वह तुरंत चला गया। कल से? रस्कुलोनिकोव ने जवाब में बुदबुदाया। क्या आप कल से बाहर गए थे? हाँ। हालांकि आप बीमार थे? हाँ। किस समय? लगभग 7। और मैं पूछता हूँ तुम कहाँ गए थे? सड़क पर? संक्षिप्त और स्पष्ट, रुमाल की तरह सफेद। रस्कुलोनिकोव ने इलिया पेट्रोविच की नजरों के सामने अपनी काली बुखार भरी आंखों को झुकाए बिना तेजी से झटके से जवाब दिया। वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पाता। और तुम? निकोडिम फोमिच ने कहना शुरू किया। कोई बात नहीं, इलिया पेट्रोविच ने अजीब तरह से कहा। निकोडिम फोमिच और विरोध करते हुए, लेकिन हेड क्लर्क की तरफ देखते हुए जो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अचानक सन्नाटा छा गया। यह अजीब था। ठीक है, इलिया पेट्रोविच ने कहा, हम आपको नहीं रोकेंगे। रस्कुलनिकोव बाहर गया। जाते हुए उसे कुछ जोश भरी बातचीत की आवाज़ सुनाई दी और सबसे ऊपर निकोदिम फोमिच की सवालिया आवाज़ सुनाई दी। सड़क पर उसकी बेहोशी पूरी तरह से गायब हो गई। तलाशी, तुरंत तलाशी होगी, उसने तो खुद से दोहराया और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। उन जानवरों पर उन्हें शक है। उसका पुराना डर फिर से उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। अध्याय 2। अध्याय अध्याय 2। और अगर पहले ही तलाशी हो चुकी हो और अगर पहले ही तलाशी हो चुकी हो अगर वह मुझे मेरे कमरे में मिले तो। लेकिन यहाँ उसका कमरा था, कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था। किसी के अंदर झांका नहीं था। जहां तक कि नस्ताशा ने भी उसे छुआ नहीं था। लेकिन हे भगवान, वह उन सभी चीज़ों को छेद में कैसे छोड़ सकता था? वह भागकर कोने में गया, कागज के नीचे हाथ डाला, चीज़ें निकाली और अपनी जेबों में भर ली। कुल 8 चीज़ें थी। 2 छोटे डब्बे जिनमें कान की बालियां या ऐसा ही कुछ था, उसने मुश्किल से देखा। फिर 4 छोटे चमड़े के केस, एक चेन भी थी जो सिर्फ अखबार में लिपटी हुई थी, और अखबार में भी कुछ और भी था जो सजावट जैसा लग रहा था। उसने उन सबको अपने ओवरकोट की तरह अलग जेबों में और अपनी पैंट की बची हुई जेब में रख लिया। जितना हो सके उन्हें छिपाने की कोशिश की। उसे पर्स भी ले लिया। फिर वह अपने कमरे से बाहर गया। दरवाजा खुला छोड़कर वह तेजी से और पक्के इरादे से चला, और हालांकि वह टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसे होश था। उसके पीछे किए जाने का डर था। उसे डर था कि अगले आधे घंटे में, शायद अगले 15 मिनट में उसका पीछा करने के निर्देश दिए जाएंगे, और इसलिए उसे हर हाल में तब तक सारे निशान छिपाने होंगे। तब तक उनमें थोड़ी ताकत थी और थोड़ी सोचने की शक्ति थी। उसे सब कुछ साफ उसे सब कुछ साफ कर देना चाहिए। उसे कहाँ जाना था यह तो बहुत पहले ही तय हो चुका था। उन्हें नहर में फेंक दो और पानी में सारे निशान छिप जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो उसने रात में अपने पागलपन में यह तय किया कि जब कई बार उसका मन किया था कि उठाकर चला जाए, जल्दी करे, वह सब कुछ फेंक दे। लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम निकला। वह आधे घंटे या उससे ज़्यादा समय तक
एका तेरिनिस्की नहर के किनारे घूमता रहा और कई बार पानी तक जाती सीढ़ियों को देखा, लेकिन वह अपने प्लान को पूरी तरह से करने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। या तो सीढ़ियों के किनारे नावें खड़ी थी और औरतें उन पर कपड़े धो रही थी, या वहां नावें बंदी थी और लोग हर जगह जमा थे। इसके अलावा उसे किनारों से हर तरफ से देखा और पहचाना जा सकता था। किसी आदमी का जानबूझकर नीचे जाना, रुकना और पानी में कुछ फेंकना शक करने वाला लगता। और क्या होगा अगर डिब्बे डूबने के बजाय तैरने लगे? और बेशक वे तैरेंगे। वैसे भी वह जिससे भी मिलता उसे घूरता और इधर उधर देखता रहता, और उन्हें उसे देखने के अलावा कुछ नहीं करना हो। ऐसा क्यों है? या यह मेरा मन हो सकता है, उसने सोचा। आखिर में उसे ख्याल आया कि नेवा जाना बेहतर होगा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, उसे कम देखा जाएगा और यह हर तरह से ज्यादा आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वह ज्यादा दूर था। उसे हैरानी हुई कि वह इस खतरनाक अतीत में बिना सोचे समझे आधे घंटे तक कैसे भटकता रहा, और वह आधे घंटे उसने एक बेकार प्लान के पीछे गवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यह पागलपन में सोचा था। वह बहुत ज्यादा गुमसुम और भुलक्कड़ हो गया था, और उसे इसका पता था। उसे जरूर जल्दी करना चाहिए। वह भी प्रोस्पेक्ट के साथ नोवा की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक और विचार सूझा। नेवा क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह कहीं दूर दूर फिर से आइसलैंड पर चला जाए और वहां चीजों को किसी सुनसान जगह पर, किसी जंगल में या झाड़ी के नीचे छिपा दे, और शायद उस जगह को निशान लगा ले? और हालांकि उससे लगा कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा है, फिर भी यह आइडिया उसे सही लगा। उसने कहा, वहां जाना तय नहीं था, क्योंकि वी प्रोस्पेक्ट से चौक की तरफ निकलते हुए उसने बाईं और दो खाली दीवारों के बीच से एक रास्ता देखा जो आंगन की ओर जाता था। दाईं ओर चार मंजिला घर की खाली बिना सफेदी वाली दीवार आंगन में दूर तक फैली हुई थी। बाईं ओर एक लकड़ी का होर्डिंग उसके पैरेलल 20 कदम तक आंगन में जाता था और तेजी से बाईं ओर मुड़ जाता था। यहाँ एक सुनसान गिरी हुई जगह थी जहाँ अलग अलग तरह का कचरा पड़ा था। आंगन के आखिर में एक नीचा गंदा पत्थर का शेड, जो शायद किसी वर्कशॉप का हिस्सा था, होर्डिंग के पीछे से झांक रहा था। यह शायद एक गाड़ी थी, बिल्डर या बढ़ई का शेड। एंट्रेंस से लेकर पूरी जगह कोयले की धूली से काली थी। उसने सोचा, उसे इसे फेंकने की यही जगह होगी। यार्ड में कोई न देखकर वह अंदर घुस गया और तुरंत गेट के पास एक सिंक देखा, जैसा कि अक्सर उन यार्ड्स में लगाया जाता है जहां बहुत सारे काम करने वाले और कैब ड्राइवर होते हैं। और ऊपर होर्डिंग पर चौक से एक पुरानी मजेदार बात लिखी थी, यहाँ जहाँ खड़े रहना सख्त मना है। यह और भी अच्छा था क्योंकि उसके अंदर जाने में कुछ भी शक वाला नहीं होगा। यहाँ मैं सब एक ढेर में फेंक सकता हूँ और भाग सकता हूँ। एक बार फिर चारों ओर देखते हुए उसका हाथ जेब में था। उसने देखा कि बाहरी दीवार के पास दरवाजे से सिंक के बीच एक बड़ा बिना तराशा हुआ पत्थर था जिसका वजन शायद 60 पाउंड था। दीवार के दूसरी तरफ एक गली थी। वह आने जाने वालों की वजह सुन सकता था और उन हिस्सों में हमेशा बहुत होते थे, लेकिन उसे एंट्रेंस में नहीं देखा जा सकता था जब तक कि कोई गली के अंदर न आए, जो सच में हो सकता था। इसलिए जल्दी करने की जरूरत थी। वह पत्थर पर झुका वह पत्थर पर जगह उसके ऊपरी हिस्से को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे पलट दिया। पत्थर के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था और उसने तुरंत अपनी जेब उसमें खाली कर दी। पर्स ऊपर पड़ा था और फिर भी गड्ढा भरा नहीं था। फिर उसने पत्थर को फिर से पकड़ा और एक ही झटके में उसे वापस पलट दिया ताकि वह फिर से उसी जगह पर आ जाए। हालांकि वह थोड़ा और ऊंचा हो गया था, लेकिन उसने उसके आसपास की मिट्टी खुरच दी थी और अपने पैर से उसके किनारों को दबा दिया था। वह कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वह बाहर निकला और चौक की तरफ मुड़ा। फिर से एक पल के लिए उस पर बहुत ज्यादा, लगभग बर्दाश्त न होने वाली खुशी छा गई, जैसे पुलिस ऑफिस में हुई थी। मैंने अपने निशान छिपा दिए और कौन कौन उस पत्थर के नीचे देखने की सोच सकता है। यह शायद तब भी से वहीं पड़ा है जब से घर बना है और उतने ही साल से पड़ा रहेगा। और अगर यह सब और यह मिल भी गया तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? सब खत्म हो गया है, कोई सुराग नहीं है। और वह हंसा। हाँ, उसे याद आया कि वह एक पतली घबराई हुई और बिना आवाज वाली हंसी हंसने लगा था और चौक पार करते समय हंसता रहा। लेकिन जब वह के बुलवार्ड पर पहुंचा, जहां 2 दिन पहले
वह उस लड़की से मिला था जो हंसी अचानक बंद हो गई। उसके दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगे। उसे अचानक लगा कि उसे सीट से गुजरना घिनौना होगा, जिस पर लड़की के जाने के बाद वह बैठकर सोचता रहा, और उस मूंछ वाले पुलिस वाले से भी मिलना भी घिनौना होगा, जिसे उसने 20 कोपेक दिए थे। लानत है उस पर। वह गुस्से से और बेचैनी से इधर उधर देखते हुए चल रहा था। उसके सारे विचार अब किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और उसे लग रहा था कि सच में कोई ऐसा पॉइंट है, और अब वह उस पॉइंट के सामने रह गया था। और सच में पिछले 2 महीनों में पहली बार। लानत है इस सब पर, उसने अचानक गुस्से में सोचा। अगर यह शुरू हो गया तो शुरू हो गया। नई जिंदगी को धिक्कार है। हे भगवान, यह कितनी बेवकूफ़ी है। और आज मैंने क्या क्या झूठ बोले। मैंने उस बेचारे इल्या पेत्रोविच की कितनी बुरी तरह से चापलूसी की, लेकिन यह सब बेवकूफ़ी है। मुझे उन सब की क्या परवाह, और मेरी चापलूसी की क्या परवाह। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अचानक वह रुक गया। एक नए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और बहुत से आसान सवाल ने उसे हैरान और बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। अगर यह सब सच में जानबूझकर किया गया है, बेवकूफ़ी में नहीं, अगर मेरा सच में कोई पक्का मकसद था, तो ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पर्स में झाँका तक नहीं, और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या है, जिसके लिए मुझे ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, और जानबूझकर यह घटिया, गंदा और बेइज्जती वाला काम किया। और यहाँ और यहाँ मेरा मन किया कि मैं तुरंत पर्स को उन सभी चीज़ों के साथ पानी में फेंक दूं जिन्हें मैंने देखा भी नहीं था। यह कैसे? हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही था। फिर भी वह यह सब पहले से जानता था, और यह उसके लिए कोई नया सवाल नहीं था। तब भी जब रात में बिना किसी हिचकिचाहट और सोच विचार के यह तय कर लिया गया था कि जैसा कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसे किसी एक अन्यथा संभव नहीं हो सकता। हाँ, यह जानता था सब कुछ, और सब कुछ समझ गया था। यह जरूर कल ही तय हो गया था, जब वह बक्से पर झुका था और उनमें से गहनों के केस निकाल रहा था। हाँ, ऐसा ही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। उसने आखिर में गंभीरता से फैसला किया। मैं बहुत चिंता और बेचैनी में डूबा हुआ हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कल और परसों और इतने समय में मैं खुद को परेशान कर रहा हूँ। मैं ठीक हो जाऊँगा और मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ? हे भगवान, मैं इन सब से कितना तंग आ गया हूँ। वह बिना आराम किए चलता रहा। उसे किसी तरह के ध्यान भटकाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या करने की कोशिश करे। हर पल नई है जबरदस्त फीलिंग उस पर हावी होती जा रही थी। यह उसके आसपास की हर चीज़ के लिए एक बहुत फिजिकल नफरत थी। नफरत की एक ज़िद्दी बुरी भावना। जो भी उसे मिलता था वह उसे घिनौना लगता था। उनके चेहरे, उन्हें हरकतें, उनके हाव भाव सब पसंद नहीं थे। अगर कोई उससे बात करता तो उसे लगता कि वह उस पर थूक देगा और उसे काट लेगा। लिटिल नेवा के किनारे विसिलिविस्की ओस्त्रेव के पुल के पास आकर वह अचानक रुक गया। अरे अरे, यह वह नहीं उस घर में रहता है, उसने सोचा। अरे, मैं अपनी मर्जी से रज़ुमिकीन के पास नहीं आया हूँ। यहाँ फिर वही बात हो गई। हालांकि यह जानना बहुत दिलचस्प है कि क्या मैं जानबूझ आया हूँ या बस यूं ही आ गया हूँ। कोई बात नहीं, मैंने परसों कहा था कि मैं अगले अगले दिन उससे मिलने जाऊंगा, ठीक है, और मैं भी जाऊंगा। और इसके अलावा मैं सचमुच अब आगे नहीं जा सकता। यह 5वीं मंजिल। अब रिजुमिकीन के कमरे में गया। वह अपनी अटारी में घर पर गया था। उस समय लिखने में बिजी था, और उसने खुद दरवाज़ा खोला। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए 4 महीने हो गए थे। रिजुमिकीन एक फटा हुआ ड्रेसिंग गाउन पहने, नंगे पैरों में चप्पल पहने और अस्त व्यस्त बिना शेव किए, बिना नहाए बैठा था, और उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या तुम हो? वह चिल्लाया। उसने अपने साथी को ऊपर से नीचे देखा, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सीटी बजाई। इतनी मुश्किल में? अरे भाई, तुमने तो मुझे ही हरा दिया। उसने रसक्लोनिकोव के फटे पुराने कपड़े को देखते हुए कहा, आओ बैठो, तुम थक गए हो, मैं बंद जाऊंगा। और जब वह अमेरिकन लेदर सोफे पर बैठा, तो उसके अपने सोफे से भी ज़्यादा खराब हालत में, तो रिजुमिकिन ने तुरंत देखा कि उसका मेहमान बीमार है। क्यों? तुम बहुत बीमार हो, क्या तुम्हें पता है? उसने उसके नब्ज़ टटोलने शुरू की। रसक्लोनिकोव ने उसका हाथ खींच लिया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। मैं इसलिए आया हूँ, मुझे कोई पाठ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ, मुझे सचमुच पाठ नहीं चाहिए। मैं चाहता था, लेकिन मुझे सचमुच पाठ नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ, तुम पागल हो, तुम्हें पता है।
तुम पागल हो, तुम्हें पता है? रज़ुमिकीन ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं हूँ। रस्कोल्निकोव ने सोफे से उठा। जब वह रज़ुमिकीन के घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह अपने दोस्त के आमने सामने मिलेगा। अब एक पल में उसे पता चल गया था कि वह समय पर दुनिया में किसी से भी आमने सामने होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। जैसे वह रज़ुमिकीन की दहलीज पार कर रहा था, वह गुस्से से लगभग घुट ही गया। अलविदा, उसने अचानक कहा और दरवाजे की तरफ चला गया। रुको, रुको, तुम अजीब मछली, मैं नहीं चाहता, दूसरे ने कहा। फिर से अपना हाथ खींच लिया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम पागल हो या क्या? क्यों? यह तो लगभग अपमानजनक है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगा। तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानता था जो मदद कर सके शुरू में करने के लिए, क्योंकि तुम किसी से भी ज़्यादा दयालु हो। मेरा मतलब है ज़्यादा चालाक और जज कर सकते हो। और अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुन रहे हो? बिल्कुल कुछ नहीं। किसी की सर्विस नहीं, किसी की हमदर्दी नहीं। मैं अकेला हूँ, अकेला। आओ, बस बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। एक मिनट रुको, झाड़ू वाले, तुम तो पक्के पागल हो। जैसा चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई लेसन नहीं है, समझे? और मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक बुक सेलर है, हेरुविमोग, हेरुविमोव, और वह लेसन की जगह ले लेता है। मैं उसे 5 लेसन के बदले बदले नहीं बदलूंगा। वह एक तरह का पब्लिशिंग करता है और नेचुरल साइंस मैनुअल निकालता है, और उनका कितना सर्कुलेशन है। टाइटल से ही पैसे वसूल हैं। तुमने हमेशा कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन भगवान की कसम, मेरे लड़के मुझसे भी बड़े बेवकूफ़ हैं। वह अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात का अंदाजा है, लेकिन जाहिर है मैं उसे बढ़ावा देता हूँ। यहाँ जर्मन टेक्स्ट के 2 सिग्नेचर हैं। मेरी राय में सबसे घटिया दिखावा। इसमें इस सवाल पर कोई बात की गई है, क्या औरत एक इंसान है? क्या औरत एक इंसान है? और बेशक वह जीत के साथ साबित करती है कि वह है। हेरू विमोव इस काम को औरतों के सवाल पर कंट्रीब्यूशन के तौर पर लाने लाने जा रहा है। मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। वह इन ढाई सिग्नेचर को छः में छः ढाई सिग्नेचर को 6 में बढ़ाएगा। हम आधा पेज लंबा एक शानदार टाइटल बनाएंगे और इसे आधे रूबल में लाएंगे। यह चलेगा। यह वह मुझे सिग्नेचर के 6 रूबल देता है। यह काम के लिए लगभग 15 रूबल बनता है और मेरे पास पहले से ही 6 रूबल हैं। जब हम यह सब खत्म कर लेंगे तो हम विहेल के बारे में एक ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। फिर लेस कन्फेशंस के दूसरे हिस्से के कुछ सबसे बोरिंग स्कैंडल जिन्हें हम ट्रांसलेशन के लिए मार्क किया है। किसी ने हेरुविमो से कहा कि वह रूसो एक तरह का रेडिस रेडिशचेव था। आप अपना यकीन कर सकते हैं कि वह उसकी बात नहीं काटूं मैं उसकी बात नहीं काटूंगा। उसे फांसी दो। अच्छा, क्या औरत एक इंसान है? क्या दूसरा सिग्नेचर करना चाहेंगे? अगर तुम चाहो तो जर्मन और पेन और कागज ले लो। ये सब दिए गए हैं। और 3 रूबल ले लो, क्योंकि मुझे इस पूरे काम के लिए 6 रूबल पहले ही मिल चुके हैं। इसलिए तुम्हारे हिस्से के लिए 3 रूबल तुम्हें मिलेंगे, और जब तुम सिग्नेचर कर लोगे तो तुम्हारे लिए और 3 रूबल मिलेंगे। यह प्लीज़ मत सोचना कि मैं तुम्हारी कोई और मदद कर रहा हूँ, बल्कि जैसे ही तुम आए मैंने देखा कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि मेरी स्पेलिंग कमज़ोर है, और दूसरी बात है, कभी कभी मेरी जर्मन बिल्कुल भी नहीं चलती। इसलिए मैं ज़्यादातर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे बना लेता हूँ। यह बस एक ही तसल्ली है कि यह बदलाव ज़रूर अच्छा होगा। हालांकि कौन बता सकता है, शायद कभी कभी यह बुरा भी हो। क्या तुम इसे लोगे? रस्कोल्निकोव ने चुपचाप जर्मन पन्ने लिए, 3 रूबल लिए और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रेज़ुमिकीन हैरानी से उसे देखता रहा, लेकिन जब रस्कोल्निकोव अगली गली में था तो वह वापस मुड़ा। फिर से रेज़ुमिकीन के घर की सीढ़ियाँ चढ़ी और मेज पर जर्मन आर्टिकल आर्टिकल और 3 रूबल रखकर कुछ कहे बिन कहे फिर से बाहर चला गया। क्या तुम पागल हो रहे हो या क्या? रज़ुमिकीन चिल्लाया, आखिरकार गुस्से में आ गया। यह क्या मजाक है? तुम मुझे भी पागल कर दोगे। तुम मुझसे मिलने किस लिए आए हो? लानत है तुम पर। मुझे नहीं चाहिए। अनुवाद।
रस्कुलोनिकोव ने सीढ़ियों से बुदबुदाया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? रजूमिकिन ऊपर से चिल्ला। रस्कुलोनिकोव चुपचाप सीढ़ियां उतरता रहा। अरे तुम अरे तुम कहाँ रहते हो? कोई जवाब नहीं। अच्छा तो फिर धिक्कार है। लेकिन रस्कुलोनिकोव पहले पहले ही सड़क पर कदम रख चुका था। निकोलेवस्की ब्रिज पर एक बुरी घटना से वह फिर से पूरी तरह से होश में आ गया। एक कोचवान ने उस पर 2-3 बार चिल्लाने के बाद उसे अपने कोड़े से पीठ पर जोरदार चाबुक मारा, क्योंकि उसने लगभग घोड़े के खुरों के नीचे गिर गया। कोड़े की मार से वह इतना गुस्सा हो गया कि वह रेलिंग की तरफ भागा। पता नहीं क्यों वह ट्रैफिक में पुल के ठीक बीच में चल रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत बीच लिए और पीस लिए। बेशक उसने हंसी सुनी। उसे यही मिलना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि यह एक जेब कतरा है। पक्का नशे में होने का नाटक करना और जानबूझकर गाड़ी के नीचे आना, और तुम्हें उसके लिए जवाब देना होगा। यह है नियमित पेशा है। यह बस यही है। लेकिन जब वह रेलिंग पर खड़ा था, पीछे हटती गाड़ी को देखकर गुस्से में और हैरान न था और अपनी पीठ रगड़ रहा था, तो अचानक उसे लगा कि उसके किसी ने उसके हाथ में पैसे थमा दिए हैं। उसने देखा वह एक बुजुर्ग महिला थी जिसने रुमाल और बकरी की खाल के जूते पहने थे, और उसके साथ एक लड़की थी, शायद उसकी बेटी, जिसने टोपी पहनी थी और एक हरा छाता लिए हुए थी। हे मेरे भले आदमी, इसे मसीह के नाम पर ले लो। उसने उसे ले लिया और वे आगे बढ़ गए। वह 20 कोपेक का सिक्का था। उसने कपड़ों और दिखावट से वे उसे सड़कों पर भीख मांगने वाला कोई भिखारी समझ सकते थे, और 20 कोपेक का तोहफा तो उसे जरूर उसे चोट की वजह से मिला होगा, जिससे उन्हें उस पर तरस आया होगा। उसने 20 कोपेक को अपने हाथ पर रखा, 10 कदम चला और नेवा नदी की तरफ मुड़कर महल की तरफ देखा। आसमान में कोई बादल नहीं था और पानी लगभग चमकीला नीला था, जो नेवाएं बहुत कम देखने को मिलता था। कैथेड्रल का गुंबद, जो चेपेल से लगभग 20 कदम दूर पुल से सबसे अच्छा दिखता था, धूप में चमक रहा था, और साफ हवा में उस पर लगी हर सजावट साफ देखी जा सकती थी। कोड़े लगने का दर्द चला गया और रस्कुलोनिकोव यह सब भूल गया। एक अजीब और पूरी तरह से पक्का नहीं सोचा हुआ विचार अब उसे पूरी तरह से घेरे हुए था। वह वहीं खड़ा रहा और दूर तक ध्यान से देखता रहा। यह जगह उसे खास तौर पर जानी पहचानी। जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसने सैकड़ों बार आमतौर पर घर लौटते समय वह इसी जगह पर खड़ा रहता इस सचमुच शानदार नज़ारे को देखता, और लगभग हमेशा इस धुंधली रहस्यमय भावना पर हैरान होता जो उसमें जागती। इससे वह अजीब तरह से ठंडा पड़ जाता। इस खूबसूरत तस्वीर उसके लिए खाली और बेजान थी। वह हर बार अपनी उदास और रहस्यमय छवि पर हैरान होता और खुद पर भरोसा न करते हुए इसका कारण ढूंढना टाल देता। उसे वे पुराने शक और उलझने साफ याद थी, और उसे लगा था कि वह कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसे उसे अब वे याद आ रही हैं। उसे यह अजीब लगा कि पहले की तरह उसे जगह पर रुक गया, जैसा उसने जैसा उसने सच में सोचा कि वह वही विचार सोच सकता है, उन्हीं थ्योरी और तस्वीरों में दिलचस्पी ले सकता है जिनमें कुछ ही समय पहले उसकी दिलचस्पी थी। यह लगभग मज़ेदार लगा, और फिर भी इससे उसका दिल दुख गया। बहुत अंदर, नज़र से दूर छिपा हुआ, अब उसे जो कुछ भी लग रहा था उसका सारा पुराना अतीत, उसके विचार, उसकी पुरानी परेशानियां और थ्योरी, उसके पुराने इम्प्रेशन और तस्वीर, वह खुद और सब कुछ उसे लगा जैसे वह ऊपर उड़ रहा है, और सब कुछ उसकी नज़रों से ओझल हो रहा है। अनजाने में हाथ हिलाते हुए उसे अचानक अपनी मुट्ठी में पैसा का टुकड़ा दिखा। उसने अपना हाथ खोला, सिक्के को देखा और हाथ घुमाकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर वह मुड़ा और घर चला गया। उसे लगा उसने उस पल खुद को सबसे और हर चीज़ से काट लिया था। जब वह घर पहुंचा तो शाम हो रही थी, इसलिए वह लगभग 6 घंटे से चल रहा होगा। वह कैसे और कहाँ वापस आया उसे याद नहीं। कपड़े उतार कर और एक तेज घोड़े की तरह कांपते हुए वह सोफे पर लेट गया। अपना ग्रेट कोट उसने ऊपर खींचा और तुरंत गुमनामी में डूब गया।
शाम हो चुकी थी जब वह डरावनी चीख से जागा। हे भगवान, क्या चीख थी! ऐसी अजीब आवाज़ें, ऐसी चीखें, ऐसा रोना, पसीना, आंसू, मार और गालियाँ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कभी ऐसी बेरहमी, ऐसा पागलपन की कल्पना भी नहीं की थी। डर के मारे वह बिस्तर पर उठ बैठा, दर्द से लगभग बेहोश होने लगा। लेकिन लड़ाई, चीखना, चिल्लाना और गालियाँ तेज होती गई। और फिर उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने अपने मकान मालकिन की आवाज़ सुनी। वह तेजी से, जल्दी जल्दी, बेतुके ढंग से चिल्ला रही थी, चीख रही थी और रो रही थी, ताकि वह समझ न सके कि वह क्या कह रही है। वह बेशक विनती कर रही थी और उसे पीटा न जाए, क्योंकि उसने उसे सीढ़ियों पर बेरहमी से पीटा जा रहा था। उस पर हमला करने वाले की आवाज़ नफरत और गुस्से से इतनी भयानक थी कि वह लगभग कर्कश लग रही थी, लेकिन वह भी कुछ कर रहा था। और उतनी ही तेजी से और साफ नहीं उतनी ही तेजी से साफ नहीं, जल्दी जल्दी और हकलाते हुए। अचानक रस्कलोनिकोव कांप उठा। उसने आवाज़ पहचान ली। इस इल्या पेत्रोविच की आवाज़। इल्या पेत्रोविच कहाँ है और मकान मालकिन को पीट रहा है। वह उसे लात मार रहा है, उसका सिर सीढ़ियों पर पटक रहा है। यह साफ है, यह आवाज़ें, चीखों और धमाकों से पता चल रहा है। यह कैसे है? क्या दुनिया उल्टी सीधी हो गई है? वह सभी मंजिलों और सभी सीढ़ियों के लोगों को भीड़ से भागते हुए सुन सकता था। उसे आवाज़ें, चीखें, कड़कड़ाहट, दरवाजा पटकने की आवाज़ें सुनी। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों और कैसे हो सकता है? उसने गंभीरता से सोचते हुए दोहराया कि वह पागल हो गया है। लेकिन नहीं, उसने बहुत साफ सुना। और फिर वे उसके पास आते, क्योंकि कोई शक नहीं, अब यह सब उसी के बारे में है। कल की बात है। हे भगवान, वह अपने दरवाजे को कुंडी से बंद कर देता, लेकिन वह अपना हाथ नहीं उठा सकता था। इसके अलावा यह बेकार होता। डर ने उसके दिल को बर्फ की तरह जकड़ लिया था, उसे परेशान किया और सुन्न कर दिया। लेकिन आखिरकार यह सारा हंगामा लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद धीरे धीरे कम होने लगा। मकान मालकिन करा रही थी। इल्या पेत्रोविच अभी भी धमकियां और गालियां दे रही थी। लेकिन आखिरकार वह भी चुप हो गया और अब उसे सुना नहीं जा सकता था। क्या वह चला गया होगा? हे भगवान, हाँ। और अब मकान मालकिन भी जा रही है, अब भी रो रही है और करा रही है। और फिर उसका दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अब भीड़ सीढ़ियों से अपने कमरों की ओर जा रही थी, चिल्ला रही थी, बहस कर रही थी, एक दूसरे को बुला रही थी, अपनी आवाज़ को चिल्लाने में बदल रही थी, उसे धीरे धीरे कम कर रही थी। उसमें से बहुत सारे लोग रहे होंगे, ब्लॉक के लगभग सभी कैदी। लेकिन हे भगवान, ऐसा हो कैसे हो सकता है? और क्यों? वह यहाँ क्यों आया था? रस्कलोनिकोव थक कर सोफे पर बैठ गया, लेकिन अपनी आंख बंद नहीं कर सका। वह आधे घंटे तक इतनी तकलीफ में, इतने ज्यादा डर में, एहसास में लेटा रहा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। अचानक उसके कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। नस्ताशा एक मोमबत्ती और सूप की प्लेट लेकर अंदर आई, उसे ध्यान से देखकर और यह पक्का इरादा करके कि वह सोया नहीं है। उसने मोमबत्ती टेबल पर रख दी और जो कुछ वह लाई थी, ब्रेड, नमक, एक प्लेट और एक चम्मच, उसने बाहर निकालने लगी। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, मैं गारंटी देता हूँ। तुम पूरे दिन इधर उधर घूमते रहे हो और तुम में बुखार से काँप रहा है। नस्ताशा, वे मकान मालकिन मालकिन को किस किस लिए पीट रहे थे? उसने उसे ध्यान से देखा। मकान मालकिन को किसने पीटा? अभी आधे घंटे पहले इल्या पेत्रोविच, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सीढ़ियों पर। और वह उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? और वह यहाँ क्यों था? और वह यहाँ क्यों था? नस्ताशा ने चुपचाप और गुस्से में उसे ध्यान से देखा और उसकी नज़र काफ़ी देर तक चली। उसकी खोजी नज़रें उसकी खोजी नज़रों से वह बेचैन हो गया, यहाँ तक कि डिनर यहाँ तक कि डर भी गया। नस्ताशा, तुम बोलती क्यों नहीं? उसने आखिर में कमजोर आवाज में डरते हुए कहा। यह खून है। उसने आखिर धीरे से जवाब दिया कि वह खुद से बात कर रही हो। खून? कैसा खून? वह बुदबुदाया। कैसा खून? वह बुदबुदाया। उसका चेहरा सफेद हो गया और वह दीवार की तरफ मुड़ा। नस्ताशा अब भी बिना कुछ बोले उसे देख रही थी। मकान मालकिन को कोई नहीं पीट रहा था, उसने आखिरकार दृढ़ और पक्के स्वर में कहा। वह उसे देखता रहा, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने खुद सुना, मैं सोया नहीं था, मैं बैठा था। उसने और भी डरते हुए कहा। मैंने बहुत देर तक सुना। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आया, सभी फ्लैट के सब लोग सीढ़ियों पर भाग गए थे। यहाँ कोई नहीं आया है। वह अब आपके कानों में रोता हुआ खून है। जब इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता तो वह जम जाता, तो आप चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्या आप कुछ खाएंगे?
उसने कोई जवाब नहीं दिया। नस्ताशा अभी भी उसके ऊपर ही खड़ी ऊपर खड़ी उसे देख रही थी। मुझे कुछ पीने को दो नस्ताशा। वह नीचे गई, पानी से भरा एक सफ़ेद मिट्टी का जग लेकर लौटी। उसे उसे याद था कि उसने डंडे ठंडे पानी पर सिर्फ एक घूंट पिया था और उस कुछ उसकी गर्दन पर गिर गया था। वह भूलने लगा। अध्याय 3। अध्याय 3। लेकिन जब भी वह बीमार होता तो वह पूरी तरह बेहोश बेहोश नहीं रहता था। उसे बुखार जैसा लगता था, कभी बेहोशी सी, कभी आधी बेहोशी सी। बाद में उसे बहुत कुछ याद आता। कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, वे उसे कहीं नहीं ले जाना चाहते। उसके बारे में बहुत झगड़े और बातें होती हैं। फिर वह कमरे में अकेला होता था। वे सब उसे डर कर चले गए थे और कभी कभी ही उसे देखने के लिए दरवाज़ा थोड़ा सा खोलते थे। वे उसे धमकाते थे, मिलकर कुछ प्लान बनाते थे, हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उसे अक्सर अपने बिस्तर पर नस्ताशा याद आती थी। उसे एक और इंसान भी दिखता था जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था, हालांकि उसे याद नहीं था कि वह कौन है। और इससे वह परेशान हो जाता, यहाँ तक कि रो भी देता। कभी कभी उसे लगता कि वह 1 महीने से वहीं पड़ा है। दूसरी बार यह सब उसी दिन का हिस्सा लगता था। लेकिन लेकिन वह बात उसे याद नहीं नहीं थी। और फिर भी हर मिनट उसे लगता था कि वह कुछ भूल गया है जो उसे याद रखना चाहिए था। वह याद करने की कोशिश में परेशान रहता, कराता, गुस्से में भर जाता या बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर डर में डूब जाता था। फिर वह उठने की कोशिश करता, भाग जाता, लेकिन कोई और उसे ज़बरदस्ती से रोक देता। फिर से बेबसी और भूलने की बीमारी में डूब जाता था। आखिरकार उससे पूरी तरह से होश आ गया। यह सुबह 10 बजे हुआ। अच्छे दिनों में उस समय कमरे में सूरज की रोशनी आती थी, जिससे दीवार दाहिनी दीवार और दरवाजे के पास कोने पर रोशनी की एक किरण पड़ती थी। नस्ताशा उसके बगल में एक और आदमी के साथ खड़ी थी, जो बिल्कुल अजनबी था, जो उसे बहुत उत्सुकता से देख रहा था। वह दाढ़ी वाला एक जवान आदमी था, जिसने पूरी कमर वाला कोट पहना हुआ था और एक मैसेंजर जैसा दिख रहा था। मकान मालकिन आधे खुले दरवाजे से अंदर झांक रही थी। रस्कुलोनिकोव उठ बैठा। वह कौन है नस्ताशा? उसने उसे जवान की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं कहती हूँ वह फिर से वही है, उसने कहा। वह स्वयं है, उस आदमी ने दोहराया, यह मानकर कि वह होश में आ गया है। मकान मालिक ने दरवाज़ा बंद किया और गायब हो गई। वह हमेशा शर्मीली थी और बातचीत या चर्चा से डरती थी। वह 40 साल की औरत थी, बिल्कुल भी बुरी नहीं दिखती थी। मोटी और सुडौल थी, आंखें काली और बोहें थी। मोटापे और आलस की वजह से अच्छे स्वभाव की थी और बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। तुम कौन हो? वह उस आदमी से बात करते हुए बोला। लेकिन उसी समय दरवाज़ा खुला और रज़ू मिकीनेस को बहुत लंबा था, थोड़ा झुककर अंदर आया। वह कैसा कैबिन है? वह चिल्लाया, मेरा सिर हमेशा टकराता रहता है। तुम इसे लूजिंग कहते हो? तो तुम होश में हो? भाई, मैंने अभी पाशे का से खबर सुनी है, नस्ताशा ने कहा। वह अभी अभी होश में आया है। बस होश में आ जाओ, वह आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। और तुम कौन हो? रिजू मिकिन ने अचानक उससे पूछा। मेरा नाम वृज्जू मिकिन है, मैं आपकी सेवा में हूँ। रिजू मिकिन नहीं, जैसा कि मुझे हमेशा कहा जाता है, बल्कि वृज्जू मिकिन एक स्टूडेंट और सज्जन है। वह मेरा दोस्त है। और तुम कौन हो? मैं हमारे दफ्तर से व्यापारी सेलोपेव की तरफ से संदेशवाहक हूँ और काम से आया हूँ। प्लीज़ बैठ जाइए। रेजुमिकिन टेबल के दूसरी तरफ बैठ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए भाई, उसने रस्कुलोनिकोव से कहा। पिछले 4 दिनों से तुम मुश्किल से ही कुछ खाया होगा। हमें तुम्हें चम्मच भर भर कर चाय देनी पड़ी। मैं जोसिमो को तुमसे मिलने 2 बार लाया था। तुम्हें जोसिमो याद है? उसने तुम्हें ध्यान से देखा और तुरंत कहा था कि यह कोई सीरियस बात नहीं है। लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ बढ़ चढ़ गया है। कुछ घबराहट वाली बकवास है, ठीक से खाना न खाने का नतीजा है यह। वह कहता है कि तुमने काफ़ी बियर और मूली नहीं खाई, लेकिन यह कुछ खास नहीं है।
खास नहीं, यह ठीक हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। जोशीमो एक फर्स्ट रेट आदमी है, वह काफ़ी नाम कमा रहा है। आओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसने उस आदमी से फिर से बात करते हुए कहा, क्या तुम बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या पता होना चाहिए, रोदा? यह दूसरी बार जब उन्होंने ऑफिस से भेजा, लेकिन पिछली बार कोई और आदमी था और मैंने उससे बात की थी। पहले कौन आया था? सर, अगर आप चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि वह परसों की बात है। वह एलेस्की समयोनोविच थे। वह भी हमारे ऑफिस में है। वह तुमसे अधिक बुद्धिमान था, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हाँ, वास्तव में सर, वह मुझसे अधिक वजनदार है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। आपकी मम्मी के कहने पर आफानसी इवानोविच, वह रूशीन के जरिए, जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपने एक से ज़्यादा बार सुना होगा, हमारे ऑफिस से आपको एक रेमिन रेमिटेंस भेजा गया है। उस आदमी ने रसकुल्निकोव से बात करते हुए कहा, अगर आप ठीक गलत हैं में हैं तो आपके पास भेजने के लिए 35 रूबल हैं, क्योंकि आपकी मम्मी मम्मी के कहने पर सेम्योनोविच को अफानसी इवानोविच की तरह आदेश निर्देश मिलते मिले हैं, जैसा कि पहले भी हुआ था। क्या आप उन्हें सोच जानते हैं? सर, हाँ, मुझे याद है। वह रुशीन, रसकुल्निकोव ने स्वप्नवत होकर कहा। सुनो, वह रुशीन को जानता है, रजुमिखिन चिल्लाया। वह समझने लायक हालात में है और मैं देख रहा हूँ कि तुम भी एक समझदार आदमी हो। तुम्हारी खैर समझदारी की बातें सुनना हमेशा अच्छा लगता है। वह सज्जन है, वह वहारुशीन अफानासी इवानोविच, और आपकी माँ के कहने पर जिन्होंने आपको पहले भी इसी तरह से पैसे भेजे थे, उन्होंने इस बार भी मना नहीं किया और कुछ दिन पहले सेम्योनोविच को आपको 35 रूबल देने का निर्देश भेजे ताकि बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। वे अच्छे वे अच्छे वो अच्छे के आने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात है कि तुम कहीं, हालांकि तुम्हारे मम्मी पापा भी बुरा नहीं है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या वह पूरी तरह से होश में हैं या है ना? वे पूरी तरह से होश में हैं, है ना? कोई बात नहीं है, काश वह इस छोटे से कागज पर साइन कर दो। वह अपना नाम लिख सकता था। क्या आपके पास कोई किताब है? हाँ, यह किताब है, मुझे दे दो। रोदा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। पेन लो और उसके लिए रसक्लोनिकोव देखो। अभी के लिए पैसा पैसा हमारे लिए गुड़ से भी ज़्यादा मीठा है। मुझे यह नहीं चाहिए। रसक्लोनिकोव ने कलम से उत्तर धकेलते हुए कहा, नहीं चाहिए? मैं इस बात पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। आप इस हस्ताक्षर किए बिना कैसे काम हो सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए पैसे। मुझे नहीं चाहिए पैसे। पैसे ही पैसे नहीं चाहिए? आओ भाई, यह बकवास है। मैं गवाह हूँ, परेशान मत करो प्लीज़। बात बस इतनी है कि वह सिर्फ से ट्रैवल पर है, लेकिन यह उनके साथ हर समय होता है। तुम एक समझदार आदमी हो और हम उसे अपने हाथों में लेंगे, यानी उसे और सावधान और शब्दों में और हाथों में लेंगे और वह साइन कर देगा। लो, लेकिन मैं ऐसी और समय आ सकता हूँ नहीं। तुम तुम क्यों परेशान करें? हम तुम्हें क्यों परेशान करें? तुम समझदार आदमी हो। अब रोज अपने मेहमानों को मत रोको। तुम देखो कि संसार की वह इंतजार कर रहा है और वह रसक्लोनिकोव का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। ईमानदारी से रुको, मैं यह अकेला ही करूँगा। उसने कलम रोकते हुए और अपने नाम पर हस्ताक्षर करते हुए कहा। दूत ने पैसे निकाले और चला गया। वाह! और अब भाई, क्या तुम्हें भीख लगती है? हाँ, रसकुल्निकोव ने जवाब दिया। क्या कोई सूप है? कल से, नस्ताशा ने जवाब दिया कि अभी अभी तो वहीं खड़ी थी, इसमें आलू और चावल के साथ। हाँ, मुझे यह बात याद है कि सूप लाओ और हमें चाय भी दो अच्छे से। रसकुल्निकोव यह सब बहुत ही हैरानी और एक सुस्त बेवजह डर से देख रहा था। उसने चुप रहने और यह देखने का मन बनाया होता कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं भटक नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा असली अस्तित्व है, उसने सोचा। कुछ मिनटों में नस्ताशा सूप लेकर लौटी और बताया कि चाय अभी देवर तैयार है। सूप के साथ वह 2 चम्मच फ्लैट दो दो 2 प्लेट नमक, काली मिर्च और बीफ के लिए सरसों का वगैरह लाई।
टेबल वैसी ही सजी हुई थी जैसी बहुत समय पहले से नहीं सजी थी। कपड़ा साफ था। यह गलत नहीं होगा। नस्ताशा एक प्रस्कोविया पावलोवना हमें बियर की कुछ बोतलें भेज दी हैं, हम उन्हें खाली कर सकते हैं। अच्छा, तुम तो बहुत कूल हो, नस्ताशा बुदबुदाई और वह उसे ऑर्डर पूरा करने चली गई। रस्कुलोनिकोव अब भी ध्यान से उसे घूर रहा था। इसी बीच रजूमुखीन उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया, भालू की तरह अपना अनाड़ीपन से अपना बायां हाथ रस्कुलोनिकोव के सिर के चारों ओर रख दिया। हालांकि वह उठकर बैठ सकता था और अपने दाहिने हाथ से एक एक चम्मच सूप दिया। उस एक उस पर फूंक मारी ताकि वह जल न जाए, लेकिन सूप बस हल्का गर्म था। रस्कुलोनिकोव ने लालच से एक चम्मच निगल निगल लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लेकिन उससे कुछ और समय सूप देने के बाद रजुमिखिन अचानक रुक गया और कहा कि उसे जोसीमोव से पूछना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए था।